अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज का टॉपिक रिलेटेड है रीइंफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन के बारे में। तो आज का कंटेंट होगा सेफ्टी प्रोविज़न ऑफ एसीआई, लोड फैक्टर और डिज़ाइन इक्वेशन क्या होगा, इसके बारे में लर्न करेंगे। तो सबसे पहले है सेफ्टी प्रोविज़न ऑफ एसीआई, यानी एसीआई के कुछ सेफ्टी प्रोविज़न होते हैं वो देखेंगे, यानी किस बुनियाद पे कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन है कि जब भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो वो मस्ट प्रोपोर्शन, यानी कोई भी स्ट्रक्चर जब भी डिज़ाइन करते हैं तो अगेंस्ट लोड डिज़ाइन करते हैं, यानी वो स्ट्रक्चर उस लोड को बेयर करे, रेजिस्ट करे। यहाँ पे आप देख सकते हो डिज़ाइन, यानी डिज़ाइन या प्रोपोर्शन को डिज़ाइन भी कहते हैं, यानी कोई भी स्ट्रक्चर उस वक्त डिज़ाइन करते हैं कि वो उस लोड को रेजिस्ट करे, यानी जो लोड आ रहा है उससे ज़्यादा लोड को रेजिस्ट करे। यानी हम लोग इसमें फैक्टर लगाते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी या लोड फैक्टर आप कह सकते हैं, वो लगाते हैं। और या फिर ये समझ ले सर्विस लोड को एक्चुअल लोड भी कहते हैं, यानी जो एक्चुअल लोड आ रहा है उसको रेजिस्ट करे या उससे ज़्यादा लोड को रेजिस्ट करे। दूसरा सेफ्टी प्रोविज़न क्या है कि जो भी हम लोग डिज़ाइन इक्वेशन बनाते हैं स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड यूज़ करेंगे, यानी उसके कुछ मेथड है। एक है लिमिट स्टेट मेथड है, एक है अल्टीमेट लोड मेथड है और एक है स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड को डिज़ाइन मेथड भी कहते हैं। तो इसके 3 मेथड्स होते हैं, यानी इस मेथड के मुताबिक हम लोग सारे कैलकुलेशन करते हैं। डिज़ाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स बीम, डबली रीइंफोर्स बीम, टी बीम, सारी कैलकुलेशन स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड के बारे में इसके मुतालिक करते हैं या इसके मुताबिक करते हैं। तो ये मेथड क्या कहता है कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ मेथड क्या कहता है कि द लोड और एम्पलीफाइड, क्या मतलब कि हम लोग लोड बढ़ाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जुमला है, स्टेटमेंट है कि हम लोग लोड को एम्पलीफाई करते हैं। यानी अगर सर्विस लोड 50 किलो न्यूटन था तो हम लोग लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसको एम्पलीफाई करते हैं, बढ़ाते हैं। और दूसरा ये है कि स्ट्रेंथ कैपेसिटी हम लोग क्या करते हैं या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रिड्यूस करते हैं। तो लोड एम्पलीफाई करते हैं और कैपेसिटी या स्ट्रेंथ रिड्यूस करते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब भी कोई भी स्ट्रक्चर हम लोग डिज़ाइन करेंगे, अगर 50 किलो न्यूटन एक्चुअल लोड आ रहा था उस स्ट्रक्चर पे, तो हम लोग उसको लोड को एम्पलीफाई करेंगे, यानी उसको कुछ फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके ज़्यादा वैल्यू हमें मिलेगी, उसके मुताबिक फिर डिज़ाइन करेंगे और कैपेसिटी उसका रिड्यूस करेंगे। यानी अगर ये 50 किलो न्यूटन पे फेल हो रहा है कोई भी स्ट्रक्चर, तो हम लोग उसका कैपेसिटी रिड्यूस करते हैं, यानी 40 पे फेल हो रहा है। तो इससे हमें मिलता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी वो स्ट्रक्चर बहुत ही सेफ बन जाता है। तो ये स्ट्रेंथ डिज़ाइन के मुताबिक कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। तो स्ट्रेंथ डिज़ाइन यानी ये इसके 2 प्रोविज़न है, यानी लोड को एम्पलीफाई करते हैं और कैपेसिटी को रिड्यूस करते हैं, यानी कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई करके। कैपेसिटी को रिड्यूस किस तरह करते हैं, स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो एम्पलीफाई करते हैं लोड, तो उसके लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो स्ट्रेंथ रिड्यूस करते हैं उसको 5 से या स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बाकायदा भी देखेंगे नीचे पार्ट में। तो तीसरा है कि दिस फैक्टर, यानी ये फैक्टर हमें कहाँ से हासिल हुआ, ये क्या है, थ्रू जजमेंट, डिग्री, एक्सपीरियंस, इंजीनियरिंग जजमेंट और रिसर्च से हमें लोड फैक्टर और स्ट्रेंथ रिडक्शन वैल्यू की वैल्यू मिल गई। यानी कितने लेनी है वो मैं इसका टेबल दिखाऊंगा। फिर चौथा है कि द एम्पलीफाइड लोड इज़ ऑब्टेन्ड। मैंने बताया कि एम्पलीफाइड लोड हमें किस तरह हासिल होगा, इसको एक्चुअल लोड को यानी सर्विस लोड को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे लोड फैक्टर से। तो एक्चुअल लोड जितना आ रहा है उसको लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एम्पलीफाइड लोड मिलेगा, यानी लोड ज़्यादा मिलेगा। फिर डिफरेंट लोड फैक्टर यूज़ होंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी टोपोग्राफी, यानी वेदर कंडीशन क्या होगी, स्नो लोड, लाइव लोड, डेड लोड, अर्थक्वेक लोड, ये बाकायदा काउंट होती है। तो इसकी मुख्तलिफ वैल्यू दी गई है। ये क्यों यूज़ करते हैं लोड को एम्पलीफाई, इसलिए करते हैं क्योंकि डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग लोड को एम्पलीफाई करते हैं, यानी लोड कम हो और ज़्यादा हो सकता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग एम्पलीफाई करते हैं लोड को। फिर सेवरल कम्बिनेशन हो, यानी अगर लाइव लोड, डेड लोड, अर्थक्वेक लोड के मुख्तलिफ कम्बिनेशन हो,
तो फिर इसका जो लोड फैक्टर होगा वो चेंज होगा। तो मैं अभी दिखाऊंगा लोड फैक्टर क्या होंगे। तो लोड फैक्टर का एक टेबल है। तो लोड फैक्टर क्या है कि कम्बिनेशन अगर हो, कम्बिनेशन से क्या मुराद है कि अगर डेड लोड और लाइव लोड के मुख्तलिफ अक़साम में, डेड लोड, लाइव लोड, स्नो लोड, रेन लोड, रूफ लोड, अर्थक्वेक लोड, ये सारे लोड के एग्जांपल है। तो अगर सिर्फ दो लोड हो यानी लाइव लोड और डेड लोड हो, तब हम लोग स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे इस लोड फैक्टर में 1/2 टाइम्स ऑफ डेड लोड, फिर 1.6 टाइम लाइव लोड। यानी 1.6 लाइव लोड क्यों आया लाइव लोड के साथ और डेड लोड के साथ कम आया, यानी 20% डेड लोड के साथ आया और 60% लाइव लोड। तो क्योंकि लाइव लोड चेंज होता रहता है और डेड लोड वो कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड होता है, यानी पोजीशन उसका सेम होता है, इसलिए 20% हम लोग डेड लोड का लोड फैक्टर यूज़ करेंगे और 60% लाइव लोड का। यानी अगर सिर्फ कैलकुलेशन में दी गई थी कि लाइव लोड इतना है, डेड लोड इतना है, तो आपने लोड को एम्प्लीफाई करना है, क्योंकि हम लोग स्ट्रेंथ डिज़ाइन के मुताबिक मेथड के मुताबिक कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे। तो इसके मुताबिक हम लोग ये इक्वेशन यूज़ करेंगे 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.6 टाइम्स लाइव लोड। तो ये हमें फिर एम्प्लीफाइड लोड की वैल्यू मिलेगी। ये 1.2 और 1.6 क्या है, ये लोड फैक्टर है। अगर सिर्फ डेड लोड था तो फिर ये दूसरा कंडीशन यूज़ करेंगे 1.4 टाइम्स ऑफ डेड लोड। अगर कम्बिनेशन ऑफ डेड भी था, लाइव भी था, या स्नो या रूफ या लाइव लोड के जो फैक्टर्स है उसका अगर कम्बिनेशन लोड वहाँ पे कोई किसी भी स्ट्रक्चर पे लग रहा था, तो उसके लिए ये इक्वेशन यूज़ करेंगे 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.6 टाइम लाइव लोड प्लस 0.5 टाइम्स ऑफ जो भी, अगर स्नो लोड था तो 0.5 टाइम्स ऑफ स्नो लोड, अगर रेन लोड था तो 0.5 टाइम्स ऑफ रेन लोड। तो ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। अगर स्नो, रेन, विंड था तो ये इक्वेशन, ये मुख्तलिफ इक्वेशन हैं, फिर आपने वही यूज़ करनी है। अगर सिर्फ अर्थक्वेक लोड था और डेड लोड था तो आपने ये इक्वेशन यूज़ करना है 0.9 टाइम्स ऑफ डेड लोड प्लस 1 टाइम्स ऑफ अर्थक्वेक लोड, यानी उसका मेजरमेंट हम लोग करेंगे। ये सारे लोड फैक्टर थे, यानी कोई भी स्ट्रक्चर जब भी डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग लोड को एम्प्लीफाई करते हैं। लोड को एम्प्लीफाई करने के लिए ये इक्वेशंस यूज़ करेंगे। ये बाकायदा इसके इक्वेशन में यूज़ होंगे, एनालिसिस और डिज़ाइन में ये इक्वेशन यूज़ होंगे। फिर है एक और सेफ्टी प्रोविज़न के जो भी रिड्यूस कैपेसिटी है उसको किस तरह हम लोग हासिल करेंगे। मैंने बताया कि उसको स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो रिड्यूस कैपेसिटी होती है, यानी इसके मुताबिक स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड के मुताबिक लोड को एम्प्लीफाई करते हैं और स्ट्रेंथ को रिड्यूस करते हैं। तो स्ट्रेंथ को किस तरह रिड्यूस किया जा सकता है, उसको स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जो भी डिज़ाइन स्ट्रेंथ है, डिज़ाइन जो स्ट्रेंथ है उसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पाई क्या है, पाई को स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर कहते हैं। तो ये एक किस्म का डिज़ाइन इक्वेशन आप कह सकते हैं कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ बराबर होगा पाई एस एन, यानी जो भी एक्चुअल या नॉमिनल स्ट्रेंथ है किसी भी मटेरियल का उसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिज़ाइन स्ट्रेंथ मिलेगा। यानी हम लोग क्या करेंगे, हाई लोड पे डिज़ाइन करेंगे और कम स्ट्रेंथ पे, हाई लोड और कम स्ट्रेंथ पे कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे। तो अभी देखेंगे कि ये पाई की वैल्यू क्या होगी। पाई की वैल्यू अगर टेंशन कंट्रोल जोन था तो उसके लिए पाई की वैल्यू 0.9 यूज़ होंगी, ये याद रखना। अगर स्टील स्ट्रेन या EU या EY आप कह दे, EY अगर 0.005 से ज़्यादा था, यानी ये था या इससे ज़्यादा, इक्वल टू दिस या ग्रेटर देन 0.005, तब पाई की वैल्यू 0.9 यूज़ करेंगे। इसका बाकायदा एक ग्राफ होता है तो उसके मुताबिक मुख्तलिफ वैल्यू हमें मिलती है। तो ये अगर टेंशन कंट्रोल जोन था तो ये वैल्यू यूज़ करेंगे। अगर कंप्रेशन कंट्रोल जोन था तो उसके लिए 0.75 या 0.65, ये याद रखना। ये इसके दो वैल्यूज़ है। क्यों दो वैल्यूज़ है, अगर यहाँ पे देख ले, अगर मेंबर विद स्पाइरल रीइंफोर्समेंट था
अगर रीइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड दी गई है तो वो अगर स्पाइरल थी तो उसके लिए फिर स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर कंप्रेशन कंट्रोल जोन के लिए 0.75 यूज़ करेंगे, तो ये याद रखना है। और अगर अदर रीइंफोर्समेंट मेंबर थी यानी रीइंफोर्समेंट स्पाइरल नहीं थी तो इसके लिए फिर स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर 0.65 यूज़ करेंगे। इसका बाकायदा एक ग्राफ होता है, तो उस ग्राफ में ये बाकायदा समझाया कि ये किस तरह लेंगे। और शेयर और टार्जन के लिए स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर 0.75 यूज़ करेंगे, 0.75 यूज़ करेंगे। अगर बेरिंग ऑन कंक्रीट था तो उसके लिए फिर चेंज होगा 0.65। पोस्ट टेंशन इंकरेज जोन के लिए 0.85, स्ट्रट या मॉडल्स के लिए 0.75 यूज़ करेंगे स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर। तो ये स्ट्रेंथ रिडक्शन की मुख्तलिफ वैल्यूज़ है, कब यूज़ करेंगे, किस कंडीशन में यूज़ करेंगे। अगर टेंशन कंट्रोल जोन तो उसके लिए 0.90, अगर कंप्रेशन कंट्रोल जोन था तो उसके लिए 2 वैल्यूज़ है। अगर स्पाइरल कंडीशन था तो इसके लिए स्पाइरल रीइंफोर्समेंट थी तो उसके लिए 0.75 कंप्रेशन कंट्रोल जोन के लिए यूज़ होगा। अगर स्पाइरल रीइंफोर्समेंट नहीं थी तब 0.65 यूज़ करेंगे। तो ये अगर इनके दरमियान कंप्रेशन कंट्रोल जोन था ना टेंशन कंट्रोल जोन था यानी इनके दरमियान था तो इसके लिए एक इक्वेशन यूज़ होगा, तो वो भी मैं आगे बताऊंगा एनालिसिस और डिज़ाइन के क्वेश्चन में, वो फिर किस तरह अप्लाई होगा। तो यहाँ तक ये समझ लें कि कौन कौन सी वैल्यू स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर के लिए यूज़ करेंगे, ये डिज़ाइन इक्वेशन याद रखें और लोड फैक्टर्स की वैल्यू याद रखें। और अभी मैं बताऊँगा कि डिज़ाइन इक्वेशन होता है डिज़ाइन फॉर सेफ डिज़ाइन, यानी अगर मैं सेफ डिज़ाइन चाहता हूँ तो इसके लिए फिर इक्वेशन क्या होगी। तो इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि डिज़ाइन जो लोड है या जो स्ट्रेंथ है उससे हम लोग ज़्यादा फिर डिज़ाइन करेंगे, यानी जितना स्ट्रेंथ आ रहा है, यानी फ़र्ज़ करें 50 किलो पास्कल के लिए वो भी स्ट्रक्चर हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो 50 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो उस लोड को रेजिस्ट करेगा। यानी फॉर सेफ डिज़ाइन द शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, यानी जितना स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है उससे इक्वल या उससे ज़्यादा होना चाहिए डिज़ाइन स्ट्रेंथ, तो तभी स्ट्रक्चर सेफ होगा। अगर ये इस तरह कंडीशन नहीं बन रही थी तो स्ट्रक्चर फेल होगा, बनने से पहले ही फेल होगा। तो दूसरा क्या है, यानी ये कंडीशन हम लोग ये बेसिक डिज़ाइन इक्वेशन आप इसको कह सकते हैं। तो SN इज इक्वल टू और ग्रेटर देन रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ U। तो SN क्या स्ट्रेंथ है, यानी जो हम लोग स्ट्रेंथ को रिड्यूस करते हैं, यानी जो रिड्यूस स्ट्रेंथ है वो जो एक्चुअल आ रहा है स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा या उसके बराबर होना चाहिए। फिर यही कंडीशन हम लोग मोमेंट के लिए भी लेते हैं, शेयर के लिए भी और लोड के लिए भी। तो मोमेंट क्या होगा कि पाई एम एन शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन MU। ये आप समझ ले कि पाई MN क्या है, यानी रिड्यूस्ड मोमेंट, यानी जितना मोमेंट आ रहा है उसको हम लोग पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंट क्या होगा, कम होगा। तो जो कम मोमेंट है वो जो असल मोमेंट स्ट्रक्चर पे लग रहा है उसके बराबर होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी पाई MN ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए MU, यानी फैक्टर्ड मोमेंट, यानी जितना मोमेंट किसी भी स्ट्रक्चर पे लग रहा है, तो तभी स्ट्रक्चर सेफ होगा। इसी तरह ये कंडीशन शेयर के लिए भी कि पाई, तो शेयर के लिए पाई VN, यानी जितना शेयर आ रहा है उसको रिड्यूस करेंगे और वो VU से, यानी जितना शेयर लग रहा है उसी के बराबर होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी डिज़ाइन शेयर मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू फैक्टर्ड, यानी जितना लग रहा है शेयर किसी भी स्ट्रक्चर पे। इसी तरह ये कंडीशन लोड के बारे में है कि जितना लोड लग रहा है स्ट्रक्चर पे वो कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए जितना हम लोग रिड्यूस करेंगे, यानी कैलकुलेशन करके जो हमें डिज़ाइन शेयर लोड मिलता है फिर उसको हम लोग, यानी लोड जो मिलता है उसको रिड्यूस करेंगे, यानी उस कैपेसिटी जितना लोड लग रहा है उससे ज़्यादा या इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे आप देख लिए N क्या है, नॉमिनल स्ट्रेंथ है, यानी नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ फ्लेक्चर, मोमेंट को फ्लेक्चर भी कहते हैं, शेयर और लोड एक्सियल लोड रिस्पेक्टिवली। और U क्या है, फैक्टर्ड मोमेंट और शेयर मोमेंट। नॉमिनल मोमेंट ये है कि जितना वो स्ट्रक्चर बियर करेगा या जितना स्ट्रक्चर बर्दाश्त करने के काबिल है, नॉमिनल का ये मतलब है।
और फैक्टर यानी हम लोग लोड फैक्टर या वगैरह अप्लाई करके जो हमें लोड या फ्लेक्चर या मोमेंट या शेयर या लोड की वैल्यू मिलती है उसको फैक्टर मोमेंट कहते हैं। तो ये बेसिक डिज़ाइन इक्वेशन, तो इसके मुताबिक हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे, यानी इसके मुताबिक डिज़ाइन स्ट्रेंथ या डिज़ाइन मोमेंट या डिज़ाइन लोड या डिज़ाइन शेयर इक्वल या ग्रेटर देन होना चाहिए रिक्वायर्ड जो स्ट्रेंथ है, यानी जितना रिक्वायर है हम लोगों को। तो इसके मुताबिक हम लोग सारे स्ट्रक्चर बीम कॉलम वगैरह डिज़ाइन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।